नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज कंज्यूमर अड्डा में बात होने जा रही है ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर। ऑनलाइन गेम खेलने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब उसमें पैसे इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वहां मामला गड़बड़ा जाता है। और इन दिनों एक एडवाइजरी आई है, वो सेट ऑफ रूल आए हैं जिसमें ऑनलाइन गेमिंग के लिए जो विज्ञापन बन रहे हैं, क्योंकि माना यह जाता है कि इन विज्ञापनों से ही सारी गड़बड़ हो रही है, तो यहां पर अगर हम बात करें ऑनलाइन गेमिंग की, तो ऑनलाइन गेमिंग का खेल कोई भी नियम कायदे से खेले जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग के नियम अभी पूरी तरह से तय नहीं किए गए हैं। बच्चे हो या बड़े, सबको इसकी लत लगी हुई है। ऐसे में अब ऑनलाइन गेमिंग के सच को सामने लाने के लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। पहल विज्ञापन के खेल से पर्दा उठाने से शुरू हुई है और अब दूसरे डार्क सीक्रेट्स पर भी एक्शन हो सकते हैं। साथ ही यह भी बात हो रही है कि इनको रेगुलेट करने के लिए क्या नया कानून जरूरी है, ताकि खेल में जो साइबर फ्रॉड होते हैं उस पर भी लगाम लगाई जा सके। तो ये बहुत सारे अलग अलग विषय हैं ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े हुए। आपने बड़े बड़े इश्तिहार देखे होंगे, बड़े बड़े विज्ञापन देखे होंगे, रमी खेलिए, पोकर खेलिए, ये खेलिए, क्रिकेट की टीम बनाइए और इतना पैसा जीतिए। लेकिन यही है कि ये सारी चीजें, जहां पैसा इन्वॉल्व होता है, चीजें थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। तो चलिए, एक खास पैनल बनाया आज के कार्यक्रम के लिए, जिसमें शामिल हो रहे हैं फैंटेसी अखाड़ा के अमित पुरोहित, साइबर वकील विराग गुप्ता और एविड रीडर्स क्लब के फाउंडर रोमिता खुराना सहानी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अमित, शुरुआत हम आपसे ही करते हैं, क्योंकि आप भी ऐसे गेमिंग साइट चलाते हैं। क्या आपकी गेमिंग साइट पर कोई ऐसा डिस्टिंक्शन है कि कौन आ रहा है, कौन खेल रहा है, कौन सी प्रोफाइल एक्चुअल है? क्या बच्चे तो इसमें इन्वॉल्व नहीं है? बच्चे इन्वॉल्व हैं तो वो पैसे कहां से ला रहे हैं? ये सारी चीजों के लिए कोई मैकेनिज्म, कोई फ्रेमवर्क होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार। मेरे को आपने इस प्रोग्राम पे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जहां तक हमारी साइट का सवाल है, तो फैंटेसी अखाड़ा पे बिल्कुल क्लियर गाइडलाइन होता है। टीएनसी के अलावा हम किसी भी मतलब ऐसे यूजर को जो 18 साल से कम है उसको अलाउ नहीं करते हैं, उनका केवाईसी अप्रूव नहीं करते हैं। और किसी भी ऐसे यूजर को जो कि टेक्निकली एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स खेलना नहीं चाहिए, जैसे कि कुछ स्टेट्स आप जानते हैं इंडिया में अलाउ नहीं करती हैं फैंटेसी गेमिंग, तो उस तरह की भी डिस्टिंक्शन हमारे पे क्लियरली मेंशन्ड है और हम इस तरह के किसी भी यूजर को अलाउ नहीं करते हैं। तो हमारा बेसिकली यही मानना है कि जितना रेगुलेटेड होगा सेक्टर और जितना क्लियर गाइडलाइंस होंगी, उतना ही ऑपरेटर्स के लिए भी अच्छा है और यूजर्स के लिए भी अच्छा है। अब एक गाइडलाइन आ रही है जो कि विज्ञापनों की बात करती है कि आपके जो विज्ञापन बनेंगे उसमें पहली बात तो बच्चे इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए। दूसरी बात कि वहां पर ये साफ साफ कुछ चीजें होनी चाहिए कि ये एडिक्शन ना बन जाए, या इसमें जीतने वाले हीरो नहीं। क्योंकि अक्सर हम तो देखते हैं पॉपअप्स आते हैं, फलाने व्यक्ति ने 1 लाख रुपया जीता, फलाने ने 10 लाख जीता, फलाने ने 15 लाख जीता। अब उन विज्ञापनों पे लगाम लगाने की बात हो रही है। गाइडलाइंस जो ऊपरी तौर से हमारे सामने आई हैं वो हमने नोट की हैं। 15 दिसंबर को आई थिंक ये बोला गया है कि ये सब इम्प्लीमेंट होना है। तो अभी हम फाइन प्रिंट का और वेट कर रहे हैं कि क्या एग्जैक्ट डिटेल्स हैं उस पर्टिकुलर ऑर्डर में। एंड जैसा कि मैंने कहा कि इट इज़ बेस्ट कि गाइडलाइंस लेड आउट हो, ताकि हम लोग उसको फॉलो कर सकें और कोई एम्बिग्यूटी या ग्रे एरिया ना रहे। राइट, तो ये हो गया फाउंडेशन सेट। एक तरफ है कि उसके एडवर्टाइजिंग के लिए क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, किस तरह की चीजें होनी चाहिए, और दूसरा हमने अमित से पूछ ही लिया कि क्या फिल्टर्स लगे हुए हैं कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है और क्या कर रहा है। विराग गुप्ता साहब, हम आपसे जो पूरा ऑनलाइन वर्ल्ड है उस पर तो कई सारी चीजों की बातें कर चुके हैं, लंबे वक्त से आपसे बातचीत होती है, लेकिन ये ऑनलाइन गेमिंग अभी थोड़ा हाल के वक्त में और खासतौर पे लॉकडाउन में बहुत ज्यादा बढ़ गया। और जैसा कि हमने कहा, बड़े तो बड़े इन्वॉल्व हैं ही, बच्चों का इसमें इंटरेस्ट। मुझे याद आ गया वो वक्त जब मैं स्कूल जाता था और अलग अलग प्रदेशों में डेली के नाम से, एमपी डेली, यूपी डेली, ये डेली, वो डेली, 5-5, 10-10 रुपए के लॉटरी के टिकट बिकते थे। उन्हें सिर्फ इसलिए बंद करना पड़ा कि उनमें बच्चे इन्वॉल्व हो गए थे। स्कूलों के बाहर वो लॉटरी के टिकट धड़ल्ले से बिकते थे, बच्चे घर से चोरी करके उनको खरीदते थे। विराट नहीं, विपिन जी, जो ये गाइडलाइंस आई हैं, ये जो गाइडलाइंस आई हैं, ये टू लिटिल टू लेट हैं और मुझे नहीं लगता है कि इसका कोई बहुत सब्सटेंशियल इफेक्ट पड़ेगा। अभी आपने अमित जी से कुछ सवाल पूछे, मैं उनसे तो नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से 4 बड़े सवाल जो अमित जी या सरकार से या एएससीआई से पूछना जरूरी है कि पुराने ज़माने में जीएसटी के पहले जो मनोरंजन था, लॉटरी था, ये सारे राज्यों के अंतर्गत आते थे और इसीलिए कुछ राज्यों ने भी बैन भी किया है। तो क्या इन्होंने सारे राज्यों में कोई रजिस्ट्रेशन, ये जो फैंटेसी अखाड़ा या दूसरी कंपनियां हैं, क्या कोई रजिस्ट्रेशन भारत में करा रही हैं, राज्यों में करा रही हैं? पहला सवाल।
दूसरा ये कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं देखें, उसका सब्सटेंशियल मैकेनिज्म क्या है। तीसरा कि इनसे भारत में कितने बड़े पैमाने पे रोजगार और आमदनी हो रही है। और चौथा जो ASCI की जो गाइडलाइंस हैं, इस गाइडलाइंस के इन्फोर्समेंट का मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि मैं भी पुराने डेटा देख रहा था तो मई और जून जुलाई में हर महीने लगभग 200, 250, 300 कंप्लेंट्स आती हैं खराब या गलत एडवर्टीजमेंट्स के लिए। उसमें से 10%, 20% विज्ञापन वापस करने की एडवाइजरी जारी हो जाती है, बाकी विज्ञापन चलते रहते हैं। तो विज्ञापन तो जैसे मान लीजिए तम्बाकू है या सिगरेट है या गुटखा है, इस पर आप कैंसर का निशान लगाते हैं या इंजूरियस का आप उसमें लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं क्योंकि तंबाकू या सिगरेट से जुड़ी हुई अर्थव्यवस्था के लिए, भारत के लिए बड़ा ज़रूरी है, टैक्सेस मिलते हैं, रोजगार मिलते हैं, फिर भी उस पर विवाद होता है। ऐसी कौन सी मजबूरी है कि ये गेमिंग जब यूनाइटेड किंगडम में और सब जगह पर रिसर्च आ रही है कि नुकसानदायक है, तो इनको बर्दाश्त करना क्यों जरूरी है। इससे भारत को किस तरीके के रेवेन्यू की आमदनी हो रही है, किस तरीके से इससे हमारे एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहे हैं, और बच्चों को हम जो न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं, और बच्चों को अगर हम गेमिंग के चक्कर में बर्बाद कर देंगे तो न्यू इंडिया कैसे बनाएंगे। ठीक है, आपने कुछ वैलिड पॉइंट्स उठाए, हम एक एक करके अमित जी से उस पर उनकी राय मांगेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार रोमिता जी के पास में चला जाता हूं। रोमिता जी, जो बात मैं विराग जी से कह रहा था, एक पुरानी बात मुझे याद आई, और चूंकि आप चाइल्ड एडवाइजरी में हैं तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि बच्चे ऐसी चीजों से बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। मैंने अपने स्कूल के जमाने की बात की कि क्या उस समय मैंने देखा था जिसको फिर सरकार ने समझ में आया और बंद किया। अब जमाना बदल गया, वो चीजें ऑनलाइन आ रही हैं। बिल्कुल, आपकी मैं बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जब से पैंडेमिक हुआ है, बच्चे बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो ऑनलाइन स्कूल में है, पेरेंट्स को यही नहीं पता वो स्कूल अटेंड कर रहे हैं या वो ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक डिस्कनेक्ट सा आ गया है पेरेंट्स और बच्चों में इस डिजिटल एज की वजह से। बच्चे और पेरेंट्स आपस में बात ही नहीं करते, बच्चे अब डे ड्रीम नहीं करते हैं, बच्चे अब अपने थॉट्स को प्रोसेस नहीं करते, वो सोशलाइज नहीं करते, वो एक गेम हारते हैं, उनको इतना इमोशनल इफेक्ट होता है कि मैं ये गेम हार गया कि वो दूसरी गेम खेलनी शुरू कर देते हैं, और ऐसे ही तीसरी, ऐसे ही उनके घंटे 2 घंटे और 3 घंटे में बदलते जाते हैं। और पेरेंट्स को लगता है कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है, जबकि वो पढ़ नहीं रहा, वो एक्चुअली में गेम में उलझा हुआ है। और कितना इफेक्ट होता है, बच्चा अग्रेसिव हो जाता है, वो सोशली फैमिली से कट ऑफ हो रहा है, वो शेयर नहीं कर रहा। हम अपने टाइम पे डे ड्रीम करते थे, आजकल के बच्चों के पास डे ड्रीम करने का टाइम है, वो ऑनलाइन स्कूल में व्यस्त हैं, वो गेम्स में व्यस्त हैं। और सबसे ज़्यादा ये जो आपने बोला एडवर्टाइजमेंट्स, ये सारी एडवर्टाइजमेंट्स कॉम्प्रोमाइज्ड होती हैं। आप जैसे ही उनको क्लिक करेंगे आपका फ़ोन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। कितने ही बच्चे इसमें ड्यूप कर दिए गए हैं, कितने ही बच्चों ने धोखा खाया है, तब भी बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे, तब भी वो उनके दिमाग पे बहुत असर पड़ रहा है। एक टाइम होता था, हमारे मदर फादर को बोला जाता था हमारे टाइम पे इन 80s कि आप अपने बच्चे को गेम खेलने दो, आई और हैंड कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, मैथ्स का लॉजिक बढ़ता है। बट अब वो चीज़ें नहीं रही। इसका ये जब एडिक्ट्स हो जाते हैं तो इसका बुरा असर पड़ना शुरू हो जाता है, एडवर्सरीज शुरू हो जाती हैं, इसके हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स हैं। और मैं ज़्यादातर इसके कॉन्स ज़्यादा देख रही हूँ, प्रॉज नहीं देख रही बच्चों में। रोमिता जी ने अपनी एक बात रखी कि बच्चों का क्या इम्पैक्ट, बच्चों पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इनफैक्ट हम बड़ों की भी बात करेंगे, लेकिन अमित के पास आते हैं। अमित, रोमिता जी ने तो एक जो चाइल्ड साइकोलॉजी की बात करी वो तो की ही, लेकिन उससे पहले विराग जी ने कुछ बड़े और तीखे प्रश्न उठाए। आप कुछ कहना चाहेंगे उस पर कि वाकई में हम ये जानना चाहेंगे कि आपने KYC कर दिया, अच्छी बात है, लेकिन क्या कोई सॉलिड मैकेनिज्म है कि कौन आके खेल रहा है, कैसे खेल रहा है, क्या जो प्रोफाइल है वो सही प्रोफाइल है? क्योंकि फेक प्रोफाइल्स तो आप जानते हैं कि इंटरनेट की दूसरी पहचान है। करेक्ट, उसमें एंड ये एक ऐसी चीज़ है जो कि खाली फैंटेसी गेमिंग या ऑनलाइन गेमिंग पे ही रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये अक्रॉस द डिजिटल वर्ल्ड फेक प्रोफाइल्स काफ़ी कॉमन है, तो उसका मैकेनिज्म होना बहुत ज़रूरी है। एट द सेम टाइम जो KYC होते हैं उसमें भी बड़े फेक केसेस निकल के आते हैं, उसमें भी हम लोग बड़े स्ट्रिंजेंट रूल्स फॉलो करते हैं। मेरा ये मानना है कि फैंटेसी गेमिंग या कोई भी ऑनलाइन गेमिंग एक इवॉल्विंग सेक्टर है इंडिया में भी। जैसे जैसे रेगुलेशंस आते रहेंगे सरकार की तरफ से, उतना ही सेक्टर के लिए भी अच्छा है और
सबके लिए अच्छा है जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेरा सिंपल मानना है कि अगर आप गाइडलाइंस बिल्कुल क्लियरली ले डाउन कर देते हैं तो इट विल बी इम्पोर्टेंट कि दूसरे जो ऑपरेटर्स हैं वो लोग भी उसको फॉलो करें। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं धीरे धीरे कई ऑपरेटर्स जो हैं वो जियो टैगिंग का एक फीचर ला रहे हैं, जिससे कि आप अगर उस पर्टिकुलर स्टेट में हैं तो आप खेल ही नहीं सकते हैं, आप लॉग इन ही नहीं कर सकते ऐप पे। तो ऐसे ऐसे मैं वही बात वापस से रिपीट करूंगा कि जितने भी गाइडलाइंस आएंगे उनको फॉलो कितनी स्ट्रिक्टली किया जा सकता है वो हमारी जिम्मेदारी है और वो हम करेंगे। एट द सेम टाइम कंज्यूमर की भी जिम्मेदारी होती है, दोनों की इक्वल जिम्मेदारी होती है और उनको भी फॉलो करना चाहिए। एंड जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा था, जितने भी नियम सरकार की तरफ से आएंगे खेलने के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको तो हम लागू करेंगे ही। एट द सेम टाइम एडवर्टाइजिंग में भी हम कंप्लीटली रिस्पेक्ट करते हैं कि जो गाइडलाइंस अभी अनाउंस हुई हैं ऊपरी तौर से तो हमने देख ली हैं, जब हमारे पास डिटेल्ड ऑर्डर उसका आएगा तो हम वो भी इम्प्लीमेंट करके इंश्योर करेंगे कि किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज उन पे ना हो। बट एट द सेम टाइम जैसा कि विराग जी तो यहाँ आप अपने पॉइंट्स रख रहे हैं। विराग जी, क्या यहाँ पर भी हम वैसे ही चल रहे हैं? आज तक हम इतने साल हो गए हमें बात करते करते कि ऑनलाइन वर्ल्ड हिंदुस्तान में इतना बड़ा हो गया, लेकिन रेगुलेशन के नाम पर अभी भी हम सदियों पीछे हैं। और गेमिंग जैसी चीज जहां पर तो अब पैसा इन्वॉल्व हो गया, वहां पर भी हो ये रहा है कि इंडस्ट्री पहले आगे आके खड़ी हो गई है, लेकिन आपके पास रेगुलेशन के नाम पर कुछ भी नहीं है। विपिन जी, मुझे ध्यान आता है 2012 जून में मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटीशन आर्गू की थी, जिसमें 23 अगस्त 2013 को दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था, जिसको भारत सरकार ने स्वीकार किया था। और उसके अनुसार 13 साल से कम उम्र के बच्चे इंटरनेट सोशल मीडिया में भाग नहीं ले सकते और 18 से नीचे 13 से 18 साल के कम उम्र के बच्चे जो होते हैं बीच के, वो सिर्फ पेरेंटल गाइडेंस में ही ले सकते हैं। लेकिन ये जो कोरोना का जो काल आया है, अब तो उसमें नर्सरी के बच्चों को भी मोबाइल दे दिया गया है, उनको जीमेल, और ये तो बड़ी छोटी चीज़ें हो गई हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि जो आपने बात बोली कि इंडस्ट्री खड़ी हो गई, इसीलिए मैंने शुरुआत की थी कि टू लिटिल टू लेट। और ये जो ASCI की गाइडलाइंस है कोई सरकारी गाइडलाइंस नहीं है, ये तो सेल्फ रेगुलेशन है। आप विज्ञापन पर किसी तरीके का रेगुलेशन कर रहे हैं, पर जो विज्ञापन की इंडस्ट्री है उसका क्या? आप जब पिक्चर में सेंसर बोर्ड लगाते हैं, विज्ञापन पे करते हैं, पर पिक्चरों के बारे में एक रेगुलेशन, एक नियम है। आप तंबाकू या सिगरेट के बारे में करते हैं, उसके बारे में नियम है, कितना टैक्स लगेगा, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, क्या GST होगा। लेकिन जो ऑनलाइन गेमिंग की इंडस्ट्री है, इस इंडस्ट्री के क्या नियम हैं, इसके टैक्स वसूली के क्या हैं? अगर 3 राज्यों ने इस पर प्रतिबंध लगाया है तो IT एक्ट के तहत उन राज्यों में प्रतिबंध कैसे लागू होंगे? और ये बहुत जो सब्सटेंशियल बातें हैं, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां पर देख रहे हैं, KPMG की रिपोर्ट है कि कितने बड़े पैमाने पर ऑनलाइन गेमिंग ने भारत के समाज में, अर्थव्यवस्था में अपना विस्तार कर लिया है। लेकिन राज्य और केंद्र सरकारों को समय नहीं है कि इसके बारे में कानून बनाएं। और लव जिहाद जिसके बारे में हमारे पास कोई डेटा नहीं, उस पर हम रातों रात उसमें ऑर्डिनेंस ला देते हैं। तो हमारी प्रायोरिटी सेक्टर क्या है? चाहे ई-कॉमर्स हो, चाहे ऑनलाइन गेमिंग हो, नेचुरली ये इमर्जिंग सेक्टर्स हैं, इनको सब तरह का सपोर्ट मिलना चाहिए। लेकिन बदले में ये समाज और देश को दे क्या रहे हैं, यह जानना बहुत जरूरी हो। ऐसा नहीं है कि इसके पीछे विदेशी ताकतें हैं, विदेशी फंड हैं और वो सब रातों रात अपना पैसे कमा करके उनके कोई सोशल ऑब्लिगेशंस नहीं हो। ये सिर्फ बच्चों का मामला नहीं है, ASCI की गाइडलाइन सिर्फ बच्चों तक सीमित है। ये पूरे देश की अर्थव्यवस्था और स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है, जिस पर सरकार को गंभीरता से विचार करके सख्त नियम लाने चाहिए। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दिक्कत ये है विराग जी, इसमें सबसे बड़ी बात कि पहले वाली चीजें तो आपको चल के जाना पड़ता था, आपको लेनी पड़ती थी, ये आपके जेब में, आपके मोबाइल पर आपके पास पहुंच रही है, चल के आपके पास आ रही है, तब ये मामला थोड़ा और कठिन हो जाता है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आएंगे और इसका थोड़ा और साइकोलॉजिकल पहलू समझेंगे कि क्या बच्चों को गेम तो अट्रैक्ट करते ही हैं, लेकिन जब उसके साथ पैसे जुड़ जाते हैं, फैंटेसी जुड़ जाती है पैसे वाली, तो क्या वो और घातक हो जाता है। छोटा सा ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। तो कंज्यूमर अड्डा में यहां पर बात हो रही है ऑनलाइन गेम और विज्ञापन का खेल, और उसके आगे और भी बड़ा खेल जो कि जुड़ जाता है पैसे से। इसका पूरा हमारे समाज पे, खासतौर पे हमारे बच्चों पे, बड़ों पे भी इनफैक्ट क्या असर पड़ रहा है और आगे कैसे ये सब चलेगा, उस पर बातचीत जारी है। तो रोमिता, मैंने जैसा ब्रेक से पहले कहा कि एक तो बच्चे ऑलरेडी, हम तो हजारों शो कर चुके हैं यहां पर कि गेमिंग का एडिक्शन, ये एडिक्शन, बहुत ज्यादा गेम खेलते हैं, लेकिन जब उसमें पैसे भी जुड़ जाए तो ये मनोविज्ञान कैसे काम करता है? क्या बच्चे उस छोटी सी कमाई के 5 रुपए लगा के 10 आ जाएंगे तो उन्हें बड़ा एक्साइटमेंट होता है? बड़ों को तो होता ही है। खैर,
देखिए, मैं आपको ये कहूंगी, हमें बचपन में सिखाया जाता है सेव करो। अगर बच्चे इस तरह से, क्या होता है कि उनको वर्चुअल पॉइंट्स चाहिए होते हैं, बच्चों को पैसे की समझ नहीं होती, उनको रियलिटी और फैंटेसी लाइफ में फर्क नहीं पता। आप एक 13 साल के बच्चे को नहीं बोल सकते कि तुझे फर्क पता है, उनको नहीं फर्क पता होता, तो वो वर्चुअल पॉइंट से कलेक्ट करते हैं जो कि उनके गेम से रिलेटेड होते हैं, और ऐसे ही वो एक ट्रैप में फंस जाते हैं इम्पोस्टर्स जो कि फेक फेसबुक और इंस्टाग्राम पे इतने सारे अपने फेक अकाउंट्स बना के बैठे हुए हैं। वो ट्रैप करते हैं इन बच्चों को कि हम तुम्हें वो वर्चुअल पॉइंट्स देंगे, तुम अपने फादर का हमें यूपीआई आईडीज, अपने अकाउंट आईडीज, हमें इतने अपना पूरा डिटेल दो, और बच्चे इसी ट्रैप में फंस जाते हैं क्योंकि उनको वर्चुअल पॉइंट्स से मतलब है, और वो उनको इसीलिए सारी डिटेल्स अपने घर की दे बैठते हैं, और जहां पे वो पैसा कमाना शुरू कर देते हैं, एक बुरी लत लग जाती है उनको। आप बताइए, ऐसे बच्चों को हम सेविंग कैसे सिखाएंगे? वो कभी भी वो हमेशा एक्स्ट्रा स्प्लर्ज करना चाहेंगे, झूठ बोलने लगते हैं, उनके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है, वो घर में चोरी तक करने लगते हैं। बिल्कुल, उनका वो चोरी तक, ये चोरी ही है कि अपने पेरेंट्स से चोरी, अपनी सारी डिटेल्स आप किसी और को दे रहे हो, किसी स्ट्रेंजर पे आप ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हो अपनी फैमिली से। क्यों? क्योंकि आप ऑनलाइन ज्यादा टाइम व्यतीत करना शुरू कर देते हो। ठीक है अमित, क्या आपकी कंपनी में, इस तरह की कंपनी में आप लोग इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए कोई एक ऐसा डेफिनेट आपका डिपार्टमेंट है जो इस चीज पे काम करता है कि ठीक है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे यहां पर आके ट्रैप ना हो जाए? इस बात को तो आप भी समझते होंगे। इनफैक्ट हमारी एक डेडिकेटेड टीम है जो कि ऑलरेडी ग्लोबली रिस्पॉन्सिबल गेमिंग के नाम से आपने सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा काम हुआ है और काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। तो मैंने जैसे कि कॉल पे इस पे पहले एक दो बार मेंशन किया है कि जैसे जैसे रेगुलेशंस आते जा रहे हैं वैसे वैसे सेक्टर भी इवॉल्व होता जा रहा है। तो रिस्पॉन्सिबल गेमिंग पे भी हमारी, क्योंकि हमें देखिए, हम ये नहीं भूल सकते कि कंपनी है तो वो प्रॉफिटेबिलिटी के लिए सोचती है, फिर वो इतना इमोशनल नहीं हो पाएगी। नहीं, लेकिन रिस्पॉन्सिबल गेमिंग अगर शुरू से नहीं होगी तो आगे जाके सस्टेनेबल हो पाना कंपनी के लिए भी और सेक्टर के लिए, दोनों के लिए ही पॉसिबल नहीं होगा। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम शुरू से ही रिस्पॉन्सिबल गेमिंग के जो नॉर्म्स ग्लोबली सेट हो चुके हैं, विराट जी कुछ कहना चाहते हैं? विराट सर, उसको इनकॉर्पोरेट करें। विपिन जी, अगर हम लोग इनसे लाभान्वित हो जाएं, जानकारी मिल जाए अमित जी से कि इन्होंने, क्योंकि बहुत सारी विदेशी कंपनियां, उनसे बात नहीं कर सकता हूं, अगर ये भारत की हैं, कि इन्होंने राज्य में, केंद्र में किस किस विभाग में अपना रजिस्ट्रेशन कराया है, और क्या इनके पास कोई डेटा है कि कितना पैसा कैशबैक, कितना इनका व्यापार है, कितना कारोबार है, कितना टैक्स देते हैं भारत में, तो शायद हम लोग ज़्यादा बेहतर बहस कर सकते हैं। जी अमित, इसमें कोई ऐसा कोई हिडन इसमें बात होती नहीं है। सिंपल सा रूल होता है कि जहां जहां पे रजिस्टर्ड कंपनी आपकी एक पर्टिकुलर जगह पे होती है, जहां पे आप रजिस्टर्ड हैं, उसके बाद आपका प्लेटफॉर्म अवेलेबल है पैन इंडिया, आप लोगों को खिला सकते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर सेक्टर में कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे ये फैंटेसी गेमिंग अलाउड नहीं है। जैसे जैसे वो स्टेट्स इवॉल्व होते रहते हैं, जैसे कि अगर आपने सुना होगा पिछले कुछ दिनों में आंध्र प्रदेश में ये रेगुलेशन आया था, तो हमने उस स्टेट के लोग जो भी रजिस्टर्ड यूजर हैं उन पे 2 एक्शन लिए जाते हैं। एक तो कोई भी नया यूजर कोई भी रजिस्टर नहीं कर सकता है, और कोई भी नया यूजर प्लेटफॉर्म पे लॉगिन करके ज्वाइन नहीं कर सकता है। दैट इज नंबर 1। दूसरा, जो एग्जिस्टिंग यूजर्स होते हैं उनको भी क्लियर मैंडेट दिया जाता है कि आपको अपना पैसा जो यहाँ पे है वो विड्रॉ करना, एक टाइम फ्रेम दिया जाता है कि आपको इसमें से निकालना है, और उसके बाद आपका, अगर आपने नहीं निकाला तो आपको लॉगिन करने की और जो भी विड्रॉ करने की या खेलने की सुविधा बंद हो जाएगी। तो ये वाले जो नियम है, ये हम एंट्री पॉइंट पे ही चेक लगा देते हैं। इसके अलावा जो टैक्स की रेगुलेशंस हैं वो तो सरकार की तरफ से बिल्कुल क्लियर है। हम उसमें जो भी हमें टैक्स पे करना होता है वो हम बिल्कुल एज पर गवर्नमेंट। पर अमित जी, अगर इसके अलावा, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत है और बात विज्ञापन से आई है, लेकिन आगे चलते हुए रेगुलेशन आएंगे, तो क्या आप उन्हें फॉलो करना चाहेंगे? फॉलो इन द ट्रू सेंस। देखिए, मैंने फिर ये कहा कि कंपनियां, इनफैक्ट आपने एक चीज गलत बोली, विज्ञापन तो अभी आया है, विज्ञापन वाला इज सेकेंडरी। पहले तो स्टेट वाइज लॉज आए थे जिसको हमने इनकॉर्पोरेट ऑलरेडी कर लिया था। और विज्ञापन क्योंकि ताजी चीज है तो उसको हम पहले के आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन चर्चा तो रह दें, यहाँ चर्चा बड़ी है कि आफ्टर ऑल बच्चे इन्वॉल्व, और इनफैक्ट बड़े भी, हम बड़ों को नहीं छोड़ सकते इसमें, क्योंकि जहां पैसे आते हैं वहां पर नजर आपको रखनी पड़ेगी, क्योंकि कोई कितना पैसा, अब इन फैंटेसी गेमों की एक बात जरूर होती है कि वो 5-10 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए में आपको खिला लेते हैं तो आपको लगता है कि क्या गया, लेकिन महीने का जोड़ेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, और बच्चों के लिहाज से तो और भी खराब। खैर, आज के लिए फिलहाल वक्त हो रहा है समाप्त, लेकिन ये एक बड़ा विषय है, इसको
इसको 1 घंटे आधे घंटे में नहीं निपटाया जा सकता। अभी तो शुरुआत हुई है विज्ञापन के एंड पर, और भारत के लिए भी फैंटेसी गेमिंग अभी बहुत पुराना नहीं हुआ है। तो आगे चलते हुए इसके लिए सरकार कैसे नियम बनाती है, विज्ञापन से लेकर इनके रेगुलेशन के लिए क्या काम करती है, और बच्चों पे खास तौर पे कि बच्चे ना आए इसके चक्कर में, क्योंकि एक पुराना इंपैक्ट जिसकी हमने बात की एक बार लॉटरी के टिकट से वो देख चुके हैं राज्य सरकारों को, केंद्र को एक वक्त के बाद वो समझ में आया था, लेकिन अब ये आपके घर में पहुंच रही है, आपके फोन पे, आपके लैपटॉप के, जो बच्चों को आसानी से उपलब्ध है, खास तौर पे लॉकडाउन में। तो उम्मीद रहेगी कि आगे इस पे और क्लियरिटी आएगी। और घर पे जो एक अमित एक बात तो ठीक ही कह रहे हैं, जो दूसरा एंड है ना, आपका घर है, आपके बच्चे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर भी। देखिए कि वो क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। अगर खेल भी रहा है तो आपसे कोई बात छुपी हुई तो नहीं है। तो इसी उम्मीद के साथ आप तीनों का धन्यवाद करेंगे। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।